everyone, welcome to Commerce Room. This is Priya Dhimeja here, your educator. तो स्टूडेंट्स, राइट्स ऑफ अनपेड सैलर के ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो दो जो हैं रूल, जो राइट्स जो उसके लिए बताए गए हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, राइट टू ले एंड राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट। तो थर्ड आज हम डिस्कस कर रहे हैं राइट टू रीसेल। ओके, तो इसके साथ रिलेटेड जो फर्दर टॉपिक होगा इस चैप्टर में आज हम वो भी डन कर देंगे। ओके, आई होप आपने पिछले वाली क्लासेस को अच्छे से देख लिया है, समझ लिया है। क्लासेस अच्छी लगती है तो प्लीज स्टूडेंट्स क्लासेस को लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। राइट टू रीसेल सेक्शन 54 क्या कहता है? राइट टू रीसेल द गुड्स बाय द अनपेड सेलर कैन बी एक्सरसाइज्ड व्हेन। कब वो एक्सरसाइज कर सकता है? जब जो आपकी गुड्स हैं वो पेरिशेबल नेचर की है। पेरिशेबल नेचर की है मतलब वो जल्दी खराब होने वाली है। और नो नोटिस ऑफ रीसेल इज रिक्वायर्ड व्हेन द गुड्स आर पेरिशेबल। जब जो चीजें हैं वो पेरिशेबल है तो उस टाइम पे बायर को नोटिस वगैरह देने की जरूरत नहीं है। एज अ सेलर जैसा आपको उस टाइम पे ठीक लगता है, रीसेल करना ही ठीक लगता है, तो आप उसको रीसेल कर सकते हो। ठीक है। सेकेंड वन इज द वेयर द बायर हैज एक्सरसाइज द राइट टू ले इन और राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट बट डिडंट गेट हिज प्राइस। उसने राइट टू लैंड भी एक्सरसाइज करके देख लिया या उसने स्टॉपेज भी करके देख लिया लेकिन उसको अभी तक प्राइस नहीं मिला है, देन सेलर कैन गिव अ नोटिस ऑफ रीसेल टू द बायर। सेलर क्या करेगा? रीसेल का नोटिस देगा बायर को। इफ आफ्टर रिसीविंग सच नोटिस, नोटिस मिलने के बाद भी अगर बायर जो पे नहीं करता है रीजनेबल टाइम के बीच में, तो सेलर के पास राइट है कि वो उन गुड्स को क्या कर दे? रीसेल कर दे। आगे ऊपर हमने बात करी कि जो पेरिशेबल नेचर की हो वहां पे नोटिस देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर गुड्स पेरिशेबल नेचर की नहीं है तो उस केस में सेलर को पहले क्या देना पड़ेगा? बायर को नोटिस देना पड़ेगा। कब देना पड़ेगा? जब उसने राइट टू स्टॉपेज, राइट टू लेन सब एक्सरसाइज करके देख लिया लेकिन उसको अभी तक कोई पेमेंट नहीं मिली है, उस केस में। ठीक है, आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट है वेयर द सेलर एक्सप्रेसली रिजर्व द राइट टू रीसेल इन केस ऑफ अ डिफॉल्ट बाय द बायर। ठीक है, तो उसने एक्सप्रेसली ये चीज जो है वो बोल के करी है जब उसको लगता है कि जो बायर है वो डिफॉल्ट कर चुका है। ठीक है, उस केस में उसके पास राइट है कि वो रीसेल कर सकता है। नेक्स्ट है लॉस और प्रॉफिट ऑन रीसेल। रीसेल में जब उसको लॉस या प्रॉफिट होता है तो वो क्या करेगा? ऑन रीसेल द सेलर में ईदर सफर लॉस बाय ऑब्टेनिंग द लेसर अमाउंट ऑन रीसेल देन द कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस और ही मे मेक द प्रॉफिट। उसको लॉस भी हो सकता है, उसको प्रॉफिट भी हो सकता है। ठीक है, दोनों ही केसेस में क्या रूल बताए गए हैं हमें? अगर लॉस होता है तो वो जो लॉस की अमाउंट है वो ओरिजिनल बायर जो है, पहले वाला बायर जो है, जिसको पहले गुड्स बेच के रखी थी, जिसके साथ पहले कॉन्ट्रैक्ट किया था, वो पूरा करेगा। ठीक है, देखो कैसे। लॉस ऑन रीसेल द सेलर कैन रिकवर एनी लॉस फ्रॉम द ओरिजिनल बायर दैट ही सफर्ड बाय गेटिंग द लेसर अमाउंट ऑन द रीसेल टू द न्यू बायर। न्यू बायर को उसने अगर कम रेट पे चीजें बेची हैं तो जितना भी उसको लॉस हुआ है वो ओरिजिनल बायर से ले सकता है। ओके, ओरिजिनल बायर शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सच अ लॉस बिकॉज इट इज ही who committed the breach because of which the seller had to resell the goods। ये बायर रिस्पॉन्सिबल होगा ओरिजिनल बायर लॉस के लिए। क्यों? क्योंकि एक वही बंदा है जिसने क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा, पेमेंट नहीं करने पे उसने मजबूर होकर सेलर ने क्या कर दी? गुड्स को रीसेल कर दी। तो जितना भी लॉस हुआ उस लॉस का जो नुकसान होगा, लॉस जो भी होगा, गुड्स के ऊपर जो भी नुकसान होगा वो बायर को पे करना पड़ेगा। ठीक है, कौन से बायर को? ओरिजिनल बायर को। देखो आपको एग्जांपल से क्लियर होगा। A contracted to sell 100 bags of pulses to B at the rate rupees 120 per bag। 120 पर बैग उसने देने का कॉन्टेक्ट किया। B ने क्या किया? रिफ्यूज कर दिया प्राइस पे करने के लिए A को। A आफ्टर गिविंग द नोटिस ऑफ रीसेल टू B, उसने नोटिस देने के बाद गुड्स हैं जो वो H को रीसेल कर दी। कितने पे? 110 पर बैग पे। ठीक है, अगर यही वो B को देता तो उसको कितने पैसे मिलते?
120 पर बैग मिलता। अगर बी कॉन्ट्रैक्ट ना तोड़ता तो 120 पर बैग उसको मिलता। अब एच को बीच में देनी पड़ी चीजें, क्यों? क्योंकि बी ने पेमेंट करने से मना कर दिया था। तो उस केस में जो लॉस हुआ है उसको ₹10 पर बैग के हिसाब से वो ए जो है वो बी से रिकवर करेगा। ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो जो लॉस हुआ है, लॉस ऑन द रीसेल, उसको कैसे मेजर करना है? मेजर ऑफ डैमेजेस, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जैसे यहाँ पे 120 है और रीसेल प्राइस जैसे यहाँ पे 110 है, दोनों का डिफरेंस क्या हुआ? लॉस हुआ। प्रॉफिट भी हम ऐसे ही निकाल लेंगे, ठीक है, वहां पे हम ज्यादा अमाउंट लेते हैं। नेक्स्ट है मेजर ऑफ डैमेजेस ऑफ लॉस सफर्ड ऑन द रीसेलिंग इज द गुड्स, ये वही है, डिफरेंस है बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एंड द रीसेल प्राइस, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉफिट ऑन रीसेल, प्रॉफिट अगर उसको होता है तो। On the other hand, if the seller receives a higher amount on the resale to the new buyer than the contracted price with the original buyer, अगर उसको ज्यादा अमाउंट मिलती है एज कंपेयर टू द ओरिजिनल बायर्स कॉन्ट्रैक्ट, नए बायर से अगर उसको ज्यादा अमाउंट रिसीव होती है, देन सच अ प्रॉफिट ऑन रीसेल कैन बी रिटेन बाय सेलर हिमसेल्फ, तो उस केस में वो खुद ही रखेगा सारा प्रॉफिट, ठीक है। रीजन क्या है? रीजन holds the same big as because the default of buyer, the seller had to resell the same goods, therefore any profit on resale is the right of the seller, not of the defaulting party, that is the buyer। ये जो है प्रॉफिट के ऊपर राइट किसका है? सेलर का है, डिफॉल्टिंग पार्टी का नहीं है, क्योंकि उसी डिफॉल्टिंग पार्टी के कारण ही उसको ये प्रॉफिट हुआ है। रीसेल वो कर पाया। अगर डिफॉल्टिंग पार्टी डिफॉल्ट नहीं करती, बायर डिफॉल्ट नहीं करता, तो उस केस में उसको रीसेल करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो इस प्रॉफिट के ऊपर किसका हक होगा, किसका राइट होगा? सेलर का होगा। अगर सेम एग्जांपल ले हम, ए ने रीसोल्ड कर दी सेम गुड्स एच को 140 पर बैग के हिसाब से, तो जो प्रॉफिट हुआ है उसको 20 पर बैग वो रिटेन करेगा खुद ए, वो बायर को नहीं देगा। अगर ये चीज नहीं होती, ये राइट सिर्फ सेलर को नहीं दिया जाता, तो बायर तो ऐसे जानबूझकर कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ेंगे, डिफॉल्ट करेंगे, ताकि जो प्रॉफिट वगैरह हो रहे हैं उनको मिलता रहे, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सारा का सारा किसका होगा? सेलर का होगा। ओके, प्रॉफिट को निकालना कैसे? रीसेल प्राइस माइनस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ओके, नेक्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ लॉस और अ प्रॉफिट डिपेंड अपॉन द फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन। ये लॉस और प्रॉफिट है जो उसको ट्रीट कैसे करना है, बायर से लॉस लेना है या नहीं लेना है, जो प्रॉफिट है वो सेलर खुद रखेगा, ये कुछ कंडीशंस के पूरा होने के बाद ही आपको मिलेगी। अगर कोई लॉस सफर करता है सेलर, तो वो बायर से रिकवर कर सकता है, और अगर कोई प्रॉफिट होता है तो वो खुद सारा का सारा रिटेन कर सकता है। कब? ओनली व्हेन the seller gave a notice of resale to the buyer except for the perishable goods। अगर गुड्स पेरिशेबल नहीं है, सिंपल गुड्स हैं, नॉन पेरिशेबल गुड्स हैं, तो उस केस में पहले सेलर को क्या देना पड़ेगा? नोटिस देना पड़ेगा। बिना नोटिस के वो रीसेल नहीं कर सकता, और सच अ नोटिस ऑफ रीसेल मस्ट हैव बीन गिवन विद इन द रीजनेबल टाइम। ये रीजनेबल टाइम के बीच बीच में नोटिस दे देना चाहिए। After giving the notice of resale, the seller must have resold the goods within the reasonable time। जब उसने नोटिस दे के रखा है और सेलर ने उसी रीजनेबल टाइम के बीच बीच में गुड्स जो हैं वो अगर रीसेल कर दी है, तो ये कंडीशंस फुलफिल मानी जाएगी। अगर कंडीशन इनमें से टूटती है, तो अगर उसको लॉस भी होता है तो फिर वो बायर से क्लेम नहीं कर पाएगा। ओके, तो इन कंडीशंस का पूरा होना जरूरी है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो ये हमने फर्स्ट केस किया था, राइट्स ऑफ अनपेड सेलर वेयर द प्रॉपर्टी हैज पास्ड, प्रॉपर्टी मतलब ऑनरशिप। और अब हम करने जा रहे हैं राइट्स ऑफ अनपेड सेलर वेयर द प्रॉपर्टी हैज नॉट पास्ड, जब उन्होंने पास नहीं की है, ठीक है। देखो, राइट ऑफ विद होल्डिंग डिलीवरी, सेक्शन 46 सबसेक्शन 2, वेयर द प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज नॉट बीन पास, जब प्रॉपर्टी उन्होंने पास नहीं की है, बायर कैन एक्सरसाइज द राइट टू
withhold the delivery until the payment is received. बायर तब तक अपनी गुड्स को अपने पास रख सकता है, डिलीवरी नहीं करेगा गुड्स की जब तक उसको पूरी पेमेंट नहीं मिल जाती। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों को मिक्स करके बनाया गया है राइट। राइट इज अ मिक्स ऑफ राइट ऑफ लयन एंड राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। ओके, नेक्स्ट है, ये तो हमने किया राइट्स ऑफ सेलर अगेंस्ट द बायर। अब हम कर रहे हैं राइट्स ऑफ अनपेड सेलर, सॉरी, राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स, और अब हम कर रहे हैं राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर। ओके, तो सेलर कैन टेक अ लीगल रिकोर्स अगेंस्ट द बायर पर्सनली ऑल्सो। वो पर्सनली बायर को भी, गुड्स तो चलो केस अलग हो गया ना, तो गुड्स की बात नहीं कर रहे अब हम बायर की बात कर रहे हैं। तो वो बायर को कैसे ट्रीट करेगा, तो वो बायर को स्यू कर सकता है। इंस्टेड ऑफ रिटेनिंग द गुड्स फॉर द पेमेंट ऑफ प्राइस, प्राइस के लिए गुड्स को रिटेन करने की जगह पर वो पर्सनली बायर को क्या कर सकता है, स्यू कर सकता है। Where the seller has a personal remedy against the buyer, he may sue the buyer for the price, for the damages, for non-acceptance and for interest, apart from repeating the contract altogether. कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने से अच्छा है कि वो बायर को क्या कर दे, बायर के अगेंस्ट पर्सनली रेमेडी ले और बायर को क्या कर दे, स्यू कर दे। ठीक है, तो देखते हैं। First of all, suit for the price. The seller can sue the buyer for receiving his payment irrespective of the fact of whether the property in goods has passed to buyer or not. जो सेलर है वो बायर को स्यू कर सकता है फॉर द प्राइस। ये मैटर नहीं करता कि जो गुड्स की प्रॉपर्टी है वो पास हो चुकी है या नहीं हुई है। ओके, तो इसको दो केसेस में बांटा है, वेयर द प्रॉपर्टी हैज पास्ड और वेयर द प्रॉपर्टी हैज नॉट पास्ड। Where the property in goods had passed to buyer but buyer wrongfully neglect or refuses to pay the price, the seller may sue the buyer for the price. जो seller है वो sue कर सकता है buyer को। ठीक है, ये यहाँ से कर रहे हैं हम, sue the buyer. The seller can sue the buyer no matter even if the goods had not been delivered. प्रॉपर्टी पास हुई है, मतलब ऑनरशिप पास हुई है, लेकिन गुड्स अभी तक डिलीवर नहीं हुई, तभी भी सेलर जो है वो बायर को क्या कर सकता है, स्यू कर सकता है। ओके, सेक्शन 55 सबसेक्शन 1। अब देखते हैं सेक्शन 55 सबसेक्शन 2 क्या कहता है। वेयर द प्रॉपर्टी हैज नॉट पास्ड, ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है। अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, वेयर द प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज नॉट बीन पास्ड टू बायर, the buyer was to pay the price on a specific day and the delivery of goods was not a condition, and the buyer wrongfully neglect or refuses to pay the price, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया प्राइस पे करने के लिए, तो उस केस में सेलर जो है बायर को स्यू कर सकता है फॉर द प्राइस ऑफ गुड्स। ओके, सिंपल सी बात है, यहां तक आई होप आपको क्लियर होगा। अब बात कर रहे हैं सूट फॉर डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस। नॉन एक्सेप्टेंस के लिए जो भी सेलर को डैमेजेस होते हैं वो उसके लिए भी केस कर सकता है, स्यू कर सकता है। सेक्शन 56 में ये बताया गया है। वेयर द बायर रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट और पे फॉर द गुड्स, उसने रिफ्यूज कर दिया एक्सेप्ट करने के लिए गुड्स को और पे भी नहीं कर रहा, तो सेलर में स्यू हिम फॉर डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स। तो जो डैमेजेस होंगे वो कैसे मेजर करने अपने, इज द एस्टिमेटेड लॉस that result from the breach of contract by the buyer. ये एस्टिमेटेड लॉस होगा जो कि सेलर को होगा बायर के कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने के कारण। ठीक है, तो जनरल रूल क्या है, मेजर ऑफ डैमेजेस इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एंड द प्राइस एग्जिस्टिंग एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द ब्रीच। जब उसने ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा उस केस पे, उस टाइम पे क्या प्राइस था गुड्स का और आपका जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वो क्या है। ठीक है, आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। तो रूल्स फॉर मेजरिंग द क्वांटम ऑफ डैमेजेस शैल बी सेम एज एप्लीकेबल टू द ऑल अदर काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स गवर्नड अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872।
1872 में जैसे बाकी कॉन्ट्रैक्ट्स में लॉस को मेजर किया जाता है, डैमेजेस को मेजर किया जाता है, वैसे ही सेम यहाँ पे भी हमने मेजर करना है। तो ये कैसे मेजर करना है? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस माइनस जो मार्केट प्राइस है, ब्रीच के टाइम पे जो गुड्स का मार्केट प्राइस है उसका जो डिफरेंस होगा वो आपका क्या होगा? वो आपका डैमेजेस होगा, मेजर ऑफ डैमेजेस होगा कि उतने आपको डैमेजेस हुए। A seller contracted to supply 100 units of machine bolts to the buyer at the rate rupees 5,000 per unit on 14th August 2014. The seller sent the consignment on 14 अगस्त, उसने अपनी ओर से पूरा कर दिया। तो जो बायर है उसने रिफ्यूज कर दिया लेने से। जो द सेलर ने क्या किया? हैड टू सेल द कंसाइनमेंट टू अनदर बायर, उसने अनदर बायर को सेल कर दिया। यहाँ पे थोड़ा ब्लर हो गया। तो अनदर बायर को उसने दिया है 4500 का उसने दिया है। तो सेलर जो है वो डैमेजेस को क्लेम कर सकता है फॉर द नॉन एक्सेप्टेंस के बेसिस पे 500 पर यूनिट के हिसाब से, क्योंकि जो डिफरेंस आया वो 500 का आ रहा है। डैमेजेस को हमने कैसे मेजर किया? 5000 ओरिजिनल बायर को अगर हम देते तो वहां से हमें 5000 आता, अभी हमें रीसेल करना पड़ा, नए बायर को देना पड़ा, तो वो हमने 4500 का दिया। तो दोनों का जो डिफरेंस है वही क्या होगा? हमारा मेजर ऑफ डैमेजेस होगा। तो उसके लिए वो उसको स्यू कर सकता है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट है सूट फॉर डैमेजेस ऑफ एंटीसिपेटरी ब्रीच बाय बायर। एंटीसिपेटरी ब्रीच बाय बायर, तो क्या बताया गया आपको यहाँ पे? जब बायर रिप्यूडिएट कर दे कॉन्ट्रैक्ट को बिफोर द ड्यू डेट, द सेलर में either treat the contract as rescinded and sue for the damages for anticipatory breach on the date of breach only, or he may wait till the due date then he repudiate the contract on the due date। देखो इसमें क्या है, मान लो कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बायर ने तोड़ा नहीं है, एंटीसिपेटरी ब्रीच ऐसा लग रहा है कि टूट गया है। जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फ्यूचर में जाके फुलफिल होना है, ठीक है, अभी टाइम है। तो फर्स्ट केस में क्या कह रहे हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो टूटा हुआ माना जाएगा और स्यू किया जा सकता है डैमेजेस के लिए फॉर एंटीसिपेटरी ब्रीच के लिए। एंटीसिपेटरी ब्रीच के लिए हम वो जो सेलर है वो क्या कर सकता है? स्यू कर सकता है। कब कर सकता है? ऑन द डेट ऑफ ब्रीच ओनली, जब उसने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है, बायर ने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है उस केस में। और ही में वेट टिल द ड्यू डेट, और वो तब तक वेट भी कर सकता है कि जब ड्यू डेट आएगी उसके बाद ही वो कोई ना कोई क्या करेगा, स्टेप लेगा, ठीक है, कोई ना कोई जो भी उसके पास रेमेडीज अवेलेबल है तो वो उन रेमेडीज को एक्सरसाइज करेगा। तो इस केस में है जो अगर वो वेट करता है तो बायर को क्या मिल जाता है? एक तरह का चांस मिल जाता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को क्या करे? परफॉर्म करे। दैट इज इफ द बायर मेक्स अ पेमेंट टिल द ड्यू डेट, सेलर कैन नॉट रिप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। अगर उसने ड्यू डेट तक पेमेंट कर दी है तो उस केस में सेलर जो है कॉन्ट्रैक्ट को नहीं तोड़ेगा। मतलब क्या है वेट करने का? इसमें बायर को क्या दिया जाता है? एक फर्दर चांस दिया जाता है, ठीक है। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। एंटीसिपेटरी ब्रीच के बारे में दोबारा से बता देती हूँ थोड़ा सा। देखो, जब बायर जो है कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दे बिफोर द ड्यू डेट, बिफोर द ड्यू डेट मतलब मान लो आज कितनी है? 4 जन है। मान लो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 10 जन का है, जून का, सॉरी, आज 4 जून है, तो जून का है। अभी कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने में टाइम है। मुझे ऐसा लग रहा है आज की डेट में, या मैं सेलर हूँ, मुझे आज की डेट में लग रहा है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है बायर ने तोड़ दिया है, ठीक है, एंटीसिपेटरी ब्रीच है, क्योंकि अभी ड्यू डेट तो आई नहीं है। तो जो सेलर है वो क्या कर सकता है? वो इधर, मैं क्या कर सकती हूँ, इधर ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट हैज रिसाइंडेड, मैं ऐसा मान लूंगी कि कॉन्ट्रैक्ट है जो वो टूट चुका है, ठीक है, उसकी एक्टिविटी से मुझे ऐसा लग रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट टूट चुका है या उसने मना ही कर दिया है, तो मैं उसको स्यू कर सकती हूँ डैमेजेस के लिए फॉर द एंटीसिपेटरी ब्रीच।
आज की डेट में उसने तोड़ा है, कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है, तो मैं आज ही उसके ऊपर क्या कर दिया, मैंने स्यू कर दिया, ठीक है, एंटीसिपेटरी ब्रीच के बेसिस पे, क्योंकि उसने मुझे बोल के भी रखा है और उसकी एक्टिविटीज भी बता रही है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं करने वाला है। और सेकंड ऑप्शन क्या है, ही में वेट, मैं वेट कर सकती हूँ टिल द 10 जून, कि मैं 10 जून तक वेट करूं, हो सकता है कि बायर जो है वो मुझे पेमेंट कर दे, ठीक है, हो सकता है कि जब ड्यू डेट आए तब तक जो हमारा बायर है वो अपनी ओर से कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर दे, तो उस केस में मुझे कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आई होप यहां तक अब आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट इज सूट फॉर इंटरेस्ट। The seller may sue the buyer for the interest amount on the price from the date when the payment was due. जब पेमेंट आपकी ड्यू हुई है उस केस तक वो क्या कर सकता है, उस डेट तक क्या कर सकता है, वो इंटरेस्ट के लिए स्यू कर सकता है। अगर बायर पे नहीं करता प्राइस टाइम पे, प्राइस किसका, गुड्स का, और रॉन्गफुली डिले कर रहा है पेमेंट को, जानबूझ के पैसे नहीं दे रहा है, तो कोर्ट ने ये अवार्ड किया है इंटरेस्ट ऑन प्राइस। तो जो गुड्स का प्राइस होगा उसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, बायर को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। द इंटरेस्ट इज टू बी पेड ऑन द अमाउंट ऑफ द प्राइस ऑफ गुड्स, जितनी भी गुड्स होंगी, जितनी की भी चीजें होंगी, उस अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। और इंटरेस्ट शैल बी पेएबल फ्रॉम द डेट फ्रॉम विच द प्राइस बिकम ड्यू टू पेड। जिस तारीख से पेमेंट होनी बनती है, जैसे हमारे कॉन्ट्रैक्ट में 10 जून से शुरू हो जाएगा, जब तक वो पेमेंट नहीं करेगा तब तक उसको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट शैल बी पेड एट अ रेट एज कोर्ट थिंक्स इज जस्टिफाइड, जैसा कोर्ट को ठीक लगे। द कोर्ट में ऑर्डर टू पे द इंटरेस्ट ईदर फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ प्राइस, or where no date of payment of price was fixed, the court may order to pay interest from the date when the goods were tendered. जब गुड्स टेंडर्ड हुई थी उस तारीख से लेके, उस डेट से लेके आपको इंटरेस्ट जो है वो देना पड़ेगा। कोर्ट ऐसा ऑर्डर कर सकती है कि इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, यहाँ तो डेट ऑफ पेमेंट ऑफ प्राइस है, जिस दिन से आपने प्राइस पे करना था, अगर वो डेट नहीं फिक्स है तो उस केस में जब गुड्स जो है टेंडर्ड हुई थी, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उस टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ओके, आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। तो क्या कह रहे हैं इस एग्जांपल में, बायर डिले द पेमेंट ऑफ प्राइस बाय 1 ईयर, 1 साल तक उसने प्राइस जो है नहीं पे किया, इवन दो द कॉन्ट्रैक्ट डिडंट स्टिपुलेट द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिले, it was held by court that the buyer was bound to pay interest 6% for the period of delay। जब उसने डिले किया है उस पीरियड से उसको क्या करनी पड़ेगी, इंटरेस्ट पे करनी पड़ेगी। ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। एक सेकेंड में टाइमिंग चेक करूं, बहुत ज्यादा लंबा हो गया लेक्चर, बोरिंग हो जाएगा यार। चलो ये बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।